कोई अपने ये लेक्चर नहीं है, मेरे मन के विचार है। अभी मैं बैठा सोच रहा था कि किस विषय के ऊपर 2 मिनट में अपने विचार रखूं। तो मेरे साथ मेरी 2 बेटियां आई है, तो बच्चों के पालन पोषण के ऊपर ही जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे 2-4 बातें जो है शेयर करूंगा। हालांकि उससे ज्यादा बढ़िया शायद उनकी माँ बता सकती है, जो मेरी पत्नी है, पर पिता होने के नाते जो मैंने जो अनुभव किया है, तो मैं अपने हिंदू से निवेदन करूंगा, कृपया वो आए आगे। आजू ऐसे नहीं, हिंदू मैडम बोल दो। शुरू करिए शुरू। हाँ जी, आओ शुरू करें सर। ले आओ साथ में। देखो हम लोग जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। मैंने जो है इंजीनियरिंग की है संत लोंगोवाल यूनिवर्सिटी से। मेरे जो वाइफ है वो अपने चितकारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियर है। हम दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर है। पिछले 10 सालों से हम लोग पंजाब में टीच कर रहे हैं। इस वक्त लगभग 20,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ऑनलाइन हम लोग स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, सावल क्लासेस। हमारे स्टूडेंट्स भी सारे जो है वो हमारी एज ग्रुप के ही हैं, मतलब सारे 25 साल से लेके और 40 साल की एज के वो स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो मैंने सोसाइटी में एक चीज वाच की कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, अभी जैसे मेरी ये गुड़िया है, एक 3 साल की है और एक 7 साल की है, ये दिन में 500-500 बार हंसते हैं, कम से कम बिना किसी कारण के 500 बार हंसते हैं। पर क्या हो जाता है कि जब 25-30 साल के हम लोग हो जाते हैं तो वो हंसी ज्यादातर भारत के अंदर बच्चों की गायब हो जाती है। ज्यादातर बच्चों की, मतलब वो अगर उनको खुल के हंसी आ भी जाए ना तो वो सोचते हैं कि यार मैं क्यों हंसा, मतलब मैं क्यों हंस रहा हूं। मतलब हमने हमारी सोसाइटी का, मैं बड़ा ही एक वो शब्द यूज करूंगा कि बेड़ा गर्क किया है कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, चाहे वो बेटे हो चाहे वो बेटियां हो। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि 22 साल से लेकर 40 साल के लगभग जो भारत के अंदर जो अभी हमारे यूथ है, उनकी जो लाइफ है उसमें ज्यादातर के स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में उन्होंने अपनी मैरिज भी करानी है, या उन्होंने कोई जॉब भी लेनी है, या अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है। तो ये सबसे उनका ट्रांसफॉर्मिंग फेज रहता है। बच्चों की अगर परवरिश शुरू से ही अगर हम लोग और ज्यादा फोकस्ड करते हैं तो फ्यूचर में उनको समस्याएं कम आती है। जैसे पहली चीज मैंने सोसाइटी में देखी है कि माँ बाप आजकल के टाइम में बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं देते, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं और बच्चे फोन में लगे हुए हैं। तो जो मैच्योरिटी उनमें 18 साल या 20 साल में आनी चाहिए ना, वो मैच्योरिटी उनमें 12 साल में ही आ जाती है। बहुत सी चीजों का ज्ञान उनको पहले ही हो जाता है जो उनको नहीं होना चाहिए था, और एज ए रिजल्ट जो है सोसाइटी में समस्याएं बढ़ती है। हम लोग चाहे जितने मर्जी बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, 2000 करोड़ का हमारा एम्पायर हो, पर बच्चों को जितना टाइम देना है ना वो अपने को देना ही चाहिए उनको। चाहे मतलब उसको ये नहीं समझना कि मैं ये 1 घंटा कहीं और लगाता तो 5 करोड़ कमा लेता, वो बच्चों के ऊपर टाइम लगाना ही पड़ेगा। आज के टाइम में हमारे अबोर में मैं देख रहा हूं, एक ही बेटा होता है और 25 साल का होकर और वो सुसाइड कर लेता है या वो ड्रग्स लेने लग जाता है। कहीं ना कहीं तो परवरिश के अंदर भी प्रॉब्लम शायद हो सकता है, वो रही होगी। टाइम देना बच्चों को पहले नंबर पे, जो मैंने अपने जीवन में माना है, वो बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे बच्चों को फोन से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जनरेशन पहली जनरेशन है जो इस फोन को सबसे ज्यादा यूज कर रही है। ये पिछले ये 10-12 सालों में आया है, तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हम ही से पता लगना है। कोई मतलब 1970 में नहीं पता लगा उसका। इसका एक बंदे पे मेंटल इम्पैक्ट, उसका सोशल इम्पैक्ट, उसका फिजिकल इम्पैक्ट, वो इसी जनरेशन से पता लगेगा पहला। और तीसरे नंबर के ऊपर बच्चों की जो है वो है एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा। आज भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आने वाले 100 साल जो है वो भारत के ही है, कम से कम, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, पर 21वीं सदी बिलोंग्स टू इंडिया। हर बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आज भारत के पास है। पूरी दुनिया भारत को ऑप्टिमिस्टिक नजरों से देख रही है। हमारे बच्चे आने वाले टाइम में ग्लोबल सिटीजन्स बने, वो विश्व लेवल की चुनौतियों को समझने वाले हो, विश्व लेवल की अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने वाले हो, और वो स्वदेशी के भाव के बिना नहीं हो सकता। अब मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि वो भी 24-25 साल के हैं, उनके भी होते हैं बच्चे। तो वो समटाइम जब अपने ऑफिस आते हैं
तो वो बच्चों को पता कैसे बोलते हैं, नो बेटा डोंट डू इट, दिस इज टोकी, डोंट ईट चॉकलेट। मैं सोचता हूं कि यार ये स्विट्जरलैंड में या ये मतलब ये अमेरिका में पैदा हुआ है कि पंजाब और अपने भारत में पैदा हुआ है, कि इसको हिंदी तो सही ढंग से आती नहीं, इसको पंजाबी सही ढंग से आती नहीं, और इंग्लिश की पूंछ पकड़ रखी है इन्होंने सबसे पहले कि इंग्लिश में इसको वो मतलब पूरा कर दो, अपनी मातृभाषा है चाहे इसको ना आती हो। अगर हमने ग्लोबल लीडर बनना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इंग्लिश से नहीं बन सकते हम लोग जब तक हम लोग अपने स्वयं से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब मेरे कहने का भाव ये नहीं है कि हमारी कोई इंग्लिश से कोई अपने वो झगड़ा है, दुनिया की सब भाषाएं जो है वो रिस्पेक्टेड है, पर हमें गर्व जो है वो अपनी वाली पे होनी चाहिए, अपनी पंजाबी पे होना चाहिए, अपनी हिंदी पे होनी चाहिए। भारत की धरती से जितनी भाषाएं निकली है उन पर गर्व होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि कनाडा के अंदर अपने एक पंजाबी भाई का ना किसी अंग्रेज से जो है वो सड़क पे झगड़ा हो जाता है, तो थोड़ी देर तो वो अपने इंग्लिश में एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, पर उसके बाद जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना तो अपने वाला बंदा पंजाबी में उतर जाता है फिर, क्योंकि जो असली फीलिंग निकलती है ना वो मातृभाषा में निकलती है। चाहे 20 साल हम लोग अपने इंग्लिश पढ़ ले, चाहे जितने मर्जी बैंड ले लें, चाहे हमारे पोते पोतियां भी जो है वो अपने अमेरिका में क्यों ना पैदा हो गए हों। इसी वजह से भारत ने 75 सालों में नोबेल प्राइज नहीं जीता। अब नोबेल प्राइज दुनिया के जिन 6 सेक्टर्स में मिलता है वो कोई अलग इन्वेंशन करने पे मिलता है। भारत में पिछले 75 सालों में हमारी इंजीनियरिंग चली इंग्लिश में, मेडिकल साइंस चली इंग्लिश में, मैनेजमेंट चली इंग्लिश में, रिसर्च डेवलपमेंट चली इंग्लिश में, तो क्यों नहीं नोबेल प्राइज जीता फिर? क्योंकि बाहर कुछ निकालने के लिए पहले अंदर जाना पड़ता है, और अंदर हम लोग कभी भी इंग्लिश में नहीं जा सकते, हम लोग तो कम से कम नहीं जा सकते, वो हम लोग अपनी पंजाबी में ही जाएंगे, वो हम लोग अपनी हिंदी में ही जाएंगे। तो हमारे बच्चे ग्लोबल लीडर्स बने, उसके लिए बच्चों को अपनापन, स्वयं, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी जो अपना पहनावा, अपने खान पान, अपने रीति रिवाज, उनके साथ उनकी इंट्रोडक्शन शुरू के काल में ही करवानी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अंत में मैं सिर्फ 2 मिनट का समय और लूंगा बस। बच्चों के मैंने सोचा है कि आज के टाइम आप देखो कि समाज में कितनी समस्याएं बढ़ रही है। मैं ज्यादा वो समस्याओं पे बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि हर इंसान को पहले नंबर पे तो फिजिकल डेवलप होना चाहिए। फिजिकल डेवलप का मतलब हमारे हाथ पैर आंख कान नाक सही चलनी चाहिए। जिस गाड़ी पे चढ़ के हमने आगे जाना है, अगर उसी के टायर पंचर हो गए तो जाएंगे कैसे? दूसरे नंबर के ऊपर बच्चों को मेंटली फिट बनाना चाहिए। मेंटली फिट मतलब दिमागी तौर पे वो फिट बने, सिर्फ एजुकेटेड ना हो। अभी हमने एक हफ्ते पहले, शायद आप लोगों ने भी वो खबर देखी होनी, दिल्ली के अंदर अपने इंडिगो एयरलाइन का एक पायलट और उसकी पत्नी, दोनों एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, उन्होंने अपने घर के अंदर 10 साल की एक बच्ची को पूरी तरह से पीटा और प्रेस से उसका हाथ चला दिया। आप देखो क्या उनकी एजुकेशन में कोई कमी थी क्या? वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, बहुत अच्छी अपने इंग्लिश बोलते थे, पर मेंटल डेवलपमेंट देखो उन लोगों का क्या है कि उनमें कोई करुणा दया नामक कोई चीज नहीं है कि 10 साल के बच्चे को वो कैसा पुनिश कर रहे हैं। जब ये बात साथ वाले अपने ये मोहल्ले वालों को पता लगी तो सबने पिटाई की उनकी, शायद अपने ये मीडिया में भी ये खूब आया था अभी। तो मेंटल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं होती कि 95% नंबर ले लिए, गोल्ड मेडलिस्ट है और अपनी ये यूनिवर्सिटी टॉपर है तो दुनिया का सबसे समझदार बच्चा यही है। कोई जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, समझदार आदमी का होना वो अलग चीज है। पढ़ाई लिखाई समझदारी की गारंटी कभी भी नहीं होता। तीसरे नंबर के ऊपर वो है बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक क्षमता। बच्चा जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर वाला हो, समझदार हो। पढ़ाई लिखाई होना और यहां से मजबूत होना, इसमें फर्क है। अब हमारे अबोर एरिया के कुछ गांव में जब कोई झगड़ा होता है ना तो शायद वहां पे पढ़े लिखे लोगों से वो नहीं सुलझता। मैं जिस एरिया से आया हूं वहां पर अपने बागड़ी भाषा चलती है, तो वो लोग कहते हैं बीरिया का बापा ना बुला के ले आओ, वो करो वो झगड़ो सोल्व। वो भला ही 5वीं पास है पर वो 20 लोगों में बैठ के इसी बात कर सके जगह वो सारा जना सहमत हो जाएगा। मेरी आप लोग बात समझे? मतलब वो बंदा इंटेलेक्चुअली इतना जबरदस्त है कि सारा गांव उसकी मानता है। चौथे नंबर पे है कि बच्चा हमारा मोरली फिट होना चाहिए। मोरल मतलब संस्कार। अपने से बड़े, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे अपने वो रिक्शा वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको आप कह के बोले,
वो ऐसे नहीं कि वो गरीब आदमी है तो हम लोग उसको तू कह दे। तो मोरल वैल्यू में बच्चा फिट हो। 5वें नंबर में बच्चा इमोशनली फिट हो, मतलब वो इतना पढ़ लिख लिया, फिजिकली फिट है, सब कुछ है, पर इमोशनली अगर वीक हुआ। आज के टाइम में क्या है, जब बच्चे हमारे जवान होते हैं या बड़े होते हैं तो उनका कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर उनको छोड़ दिए ना तो उनको ऐसा लगता है कि अब मैं, मतलब मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया धरती पे, अब मैं जी के क्या करूंगा। तो कोई ट्रेन आके कूदता है, कोई क्या करता है। ये है इमोशनली वीक लोगों की निशानी। आदमी इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इमोशन होने चाहिए पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उससे अलग है स्पिरिचुअली फिट, आध्यात्मिक तरीके से मजबूत हो। जो सही काम है वो हम करेंगे, गलत काम जो है वो हम लोग कभी नहीं करेंगे। और सोशली फिट हो। सोशली फिट मतलब सामाजिक दृष्टि से मजबूत हो। ये सारा समाज मेरा परिवार है। अगर आज केरल में कोई समस्या है तो वो पंजाब को अपनी समस्या समझनी पड़ेगी, नहीं तो वो एक दिन पंजाब की भी बन जाएगी। आज मेरी गली के अगर एक घर में गोली चली है और मैं सोचूं कि मेरे को इससे क्या लेना, 4 दिन बाद वो समस्या यहाँ पहुंच जाएगी। पैर की कोई समस्या है तो वो सिर को सोचनी पड़ेगी, नहीं तो एक दिन वो सिर की समस्या बन जाएगी। तो इंसान सामाजिक प्राणी है, तो बच्चे हमारे सोशली फिट हो। और लास्ट जो अपने आयाम है वो है कि बच्चे ऑक्यूपेशनली फिट होने चाहिए। हम लोग उनको, चाहे बेटा हो या बेटी, वो आत्मनिर्भर हो, काम करने वाले हो, खुद पैसे कमाने वाले हो, खुद वो 2-2 हजार रुपए के नोट कमा के अपने जेब में डालने वाले हो, फ्री रहने वाले ना हो। आदमी कभी फ्री नहीं होना चाहिए। मैंने भारत में ये भी एक चीज देखी है कि यहाँ बहुत से लोग फ्री रहते हैं कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन है तो मेरे को काम करने की क्या लोड़ है, या मेरे पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे को काम करने की क्या लोड़ है। आदमी बेला कभी भी नहीं होना चाहिए, सारी जिंदगी एंड मोमेंट तक उसको बिजी रहना चाहिए। तो ये 10 तरह के जो आयाम है, ये मैंने थोड़ा समझा है कि अगर बच्चों में इनकी फिटनेस हो तो सर्वगुण संपन्न होने के नाते वो दुनिया में कभी नहीं रुकेंगे। देखना सुपर फास्ट जो है वो जीवन में आगे बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद। अपना कुछ काम धंधा करो। मैंने बीएससी की 1976 में, 1977 तक मैंने अध्यापक बना। और क्या मैंने कहीं कुछ नहीं करना है, नौकरी क्या 150 रुपये मिलते थे हमको, 5 रुपये रोज के मिलते थे। अपना व्यापार किया, अपना काम धंधा किया, बच्चे अडजस्ट हो गए, और हम 20 साल से आज कर रहे हैं। अगर हम नौकरी करते होते तो ये काम कर सकते थे।